हेलो एवरीबॉडी, मैं मिथुन सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के सिलेबस के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के मैथ के प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जहां से कि हम लोग गिनना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या डिफाइन नहीं है, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ठीक है, अब अगला देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ठीक है, इसको हम लोग बड़ी W से सूचित करते हैं। ठीक है, जब हम लोग प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम लोग बड़ी Z से सूचित करते हैं। ठीक है, जब प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में शून्य को ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या को सम्मिलित किया जाता है तो उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे डॉट डॉट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, अगला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग Q से सूचित करते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या जिसको हम लोग P/Q में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, P/Q के रूप में। ठीक है, P भी क्या होगा, जहां P भी पूर्णांक होगा और Q भी पूर्णांक होगा, और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि Q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का जितना भी रूप का संख्या होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं जैसे 2/3 4/5 6/5 8/2। इस तरह से बहुत सी सारी संख्या होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे √5। ठीक है, तो कुछ आप लोग कह सकते हैं कि 5 को हम लोग √5/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, लेकिन यह गलत होगा क्योंकि हम क्या बोले हैं, परिमेय संख्या में अंश भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और हर भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तभी वह क्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है, अन्यथा यह परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, √5 एक क्या है, पूर्णांक नहीं है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगा, यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगला है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे √5 √3 √2 डॉट डॉट 2 3 4 5 सभी प्रकार की संख्या इसमें होती है वास्तविक संख्या में, जिसको हम लोग रियल टाइम में यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को जानने से पहले उससे पहले हम लोग यह देखते हैं प्रमेय क्या होता है। तो प्रमेय क्या होता है, एक सिद्ध क्या हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रमेय समझ गए हम लोग। प्रमेय क्या होता है, एक सिद्ध क्या हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, अन्य कथन को
सिद्ध करने में करते हैं। अब जानते हैं हम लोग क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग एक भाग लेते हैं 2/9, ठीक है। तो 9 में कै बार में भाग लग सकता है? 4 बार में। 4 दूने 8, 9 में से 8 घट जाएगा, क्या बचेगा? 1। तो यहाँ पे हम लोग अब लिख सकते हैं 9 बराबर 2 गुने 4 प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं जिसमें भाग दिए उसको क्या कहते हैं? भाज्य। जिससे भाग दिए उसको क्या कहते हैं? भाजक, ठीक है। और जो 4 बार में जो लगा इसको क्या कहते हैं? भागफल, ठीक है। और जो बच गया उसको क्या कहते हैं? शेष फल, ठीक है। शेष फल को हम R से सूचित करते हैं और भागफल को Q से और भाज्य को A से और भाजक को B से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 9 को क्या कहेंगे? भाज्य, भाज्य, ठीक है। और भाग जिससे दिए उसको क्या कहेंगे? भाजक, यानी 2 के जगह में क्या हो जाएगा? भाजक। भागफल, इतना भाग जय बार में भाग लगा उसको क्या कहते हैं? भागफल, यानी 4 के जगह में कौन हो जाएगा? भागफल, ठीक है। और एक जो बच गया था इसको क्या कहते हैं? शेष फल। तो शेष फल 1 के जगह में क्या हो जाएगा? शेष फल। अब आगे देखते हैं हम लोग भाज्य को किससे सूचित करते हैं? ए से। तो भाज्य के जगह में कौन सी हो जाएगा? ए हो जाएगा। और भाजक, भाजक के जगह में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। और भागफल, भागफल क्या है हम लोग का? भागफल को किससे सूचित करते हैं? क्यू से। तो भागफल के जगह में क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। प्लस शेष फल, ठीक है। शेष फल को किससे सूचित करते हैं? आर से। तो शेष फल के जगह में क्या हो जाएगा हम लोग का? आर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, ठीक है। जहां की भाजक जो है हमेशा क्या होता है? शेष फल से बड़ा होता है, कभी भी छोटा नहीं हो सकता। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं बी बड़ा होगा हमेशा किससे? आर से, ठीक है। और आर जो है हमेशा या तो शून्य से बड़ा होगा या नहीं तो शून्य के बराबर होगा, ठीक है। शून्य से बड़ा होगा नहीं तो शून्य के बराबर होगा, कौन? आर। तो इसको जानते हैं हम लोग एक अलग एग्जांपल से कि आर जो है शून्य कब हो सकता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं और हम लोग 2/6, ठीक है। 2 में हम लोग 2 से हम लोग 6 में भाग देते हैं, क्या बार में लग जाएगा? 3 बार में। 3 दूने 6, 6 में 6 गया, कुछ नहीं बचेगा। तो 2 क्या है? भाजक। और 3 क्या है? भागफल। और 0 क्या है? शेष फल। और यह 6 क्या है? भाज्य, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं 6 यानी 6 बराबर 2 गुने 3 प्लस 0। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या? A क्या है? 6 और B क्या है? 2 और Q क्या है? 3 और R क्या है? 0। तो जब हम लोग का पूर्ण यानी पूरा पूरा भाग में पूरा भाग लग जाए, ठीक है। भाग में जब पूरा पूरा भाग लग जाए तो हम लोग का उस स्थिति में क्या होता है? R 0 होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं क्या? R जो है हमेशा 0 के बराबर होगा या नहीं तो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। तो यह हुआ हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसका कि प्रयोग हम लोग सवाल को सिद्ध करने में करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता क्या है, इसका प्रयोग हम लोग कहां पर करेंगे और किस तरह का समस्या को सॉल्व करने में करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित कथनों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है? क्या सुपरिभाषित कथनों की एक श्रृंखला होती है, एक चरण होती है
जो कि एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि को प्रदान करता है। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका प्रयोग करके हम लोग किसी सवाल को हल कर सकते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, 150 और 160, ठीक है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में एक मौसो निकालने की विधि है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें 150 और 160 में दोनों में से बड़ा कौन है। तो हम लोग देख रहे हैं सिंपल 160 क्या है, बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे 160 में 150 से भाग देंगे, ठीक है। तो कई बार में देख सकते हैं लग जाएगा भाग, एक बार में। तो यहाँ लिखेंगे 150, ठीक है। अब 160 में 150 घटा देंगे, क्या बचेगा 10, ठीक है। अब जो यहाँ पर है उसको यहाँ लेते आना है, ठीक है। तो 150। अब देख रहे हैं हम कई बार में भाग लग सकता है इसमें, पूरा 15 बार में पूरा लग जाएगा। तो 15 बार में पूरा कटा देना है, 150 पूरा फिनिश हो गया। अब हम लोग इसको लिखेंगे नीचे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसमें देखते हैं हम लोग पहला चरण क्या है, यहां से यहां तक 150 से 160 में भाग दे रहे हैं और शेष क्या आ रहा है 10 आ रहा है। यानी हम लोग लिख सकते हैं चरण 1 में 160 बराबर होगा किसका 150 गुने भागफल कितना है 1 और शेष कितना आ रहा है इसमें 10, ठीक है। अब चरण 2 में हम क्या लिखेंगे, चरण 2 में हम क्या कर रहे हैं 10 से भाग दे रहे हैं, कितना में 150 में, भागफल कितने आ रहा है 15 और शेष क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना। तो लिखेंगे चरण 2 में 150 बराबर 10 गुने 15 प्लस शेष क्या आ रहा है 0। तो जिस चरण में क्या हो जाए शेष 0 हो जाए, ठीक है, जिस चरण में शेष क्या हो जाए 0 हो जाए, तो उसमें देखेंगे हम लोग भाग किससे दे रहे हैं, ठीक है, भाग किससे दे रहे हैं 10 से दे रहे हैं। तो यानी यह 10 क्या हो जाएगा हम लोग का मौ 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मौ 100 यानी HCF हो जाएगा, ठीक है। तो चरण कौन सा देखना है, जिस चरण में क्या हो जाए शेष फल 0 हो जाए, उस चरण में जिससे भाग देते हैं हम लोग, जो भाजक होता है वह क्या कहलाएगा मौ 100 कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किसी भी संख्या का क्या कर सकते हैं हम लोग सरलता पूर्वक मौ 100 निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे और देखेंगे उसमें किस तरह का समस्या है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.1 चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। इसमें दिया है सवाल 1 में हम लोग का कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मौ 100 निकालने के लिए अभी सीखा है। तो हम लोग सवाल 1 को सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सवाल लिख लेते हैं 135 और 225। इसमें देखते हैं दोनों में से बड़ा कौन सा है 225। तो हम लोग क्या करेंगे 225 में 135 से भाग देंगे, ठीक है। तो एक बार में लग सकता है, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार में लगाना है, क्या होगा 135 घटा देना है, 5 में 5 गया कितना हो जाएगा 0, 2 में से 3 एक यहाँ एक यहाँ से लेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 में से 3 घट गया कितना होगा 9, यहाँ फिनिश हो जाएगा। अब जो है 135 को यहाँ लिख लेना है। 135 में अब हम लोग क्या करेंगे 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में लगाएंगे, कितना हो जाएगा
90 135 में से 90 घटा देंगे, 5 में से 0 घटेगा क्या होगा 5। यहाँ क्या बचा 3, 3 में से 9 नहीं घट सकता क्योंकि 3 छोटा है 9 बड़ा, इसीलिए कहीं से पहचान लेंगे। कितना हो गया 13, 13 में 9 हो गया कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब नहीं लगेगा तो 90 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 90 में 45 से भाग देंगे, 2 बार में जाएगा कितना हो जाएगा 90, खत्म हो जाएगा। अब इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के चरण में लिखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चरण 1। चरण 1 में हम लोग देखते हैं क्या 225 में 135 से भाग दिए, एक बार में लगा और शेष कितना आया 90, यानी हम लोग लिख सकते हैं 225 बराबर 135 गुने 1 और शेष कितना आया 90, तो यहाँ क्या लिखेंगे 90। अब चरण 2, चरण 2 में क्या कर रहे हैं हम लोग 135 में 90 से भाग दे रहे हैं, एक बार में लगा और शेष कितना आ रहा है 45, यानी 135 बराबर 90 गुने 1 और शेष कितना है 45, तो लिखेंगे 45। ठीक है, अब चरण 3 क्या है चरण 3 में क्या कर रहे हैं 90 में 45 से भाग दे रहे हैं, 2 बार में लगा और शेष क्या है 0, तो लिखेंगे 90 बराबर 45 गुने 2 शेष कितना है 0। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जिस चरण में शेष क्या हो जाए 0 हो जाए 0 हो जाए, तो उस चरण में जिससे भाग दिया जाता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है मौसौ कहलाता है, यानी HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। HCF क्या हो जाएगा 45, यानी हम लोग लिख सकते हैं HCF ऑफ 135 और 225 बराबर कितना हो जाएगा 45। इस तरह से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से किसी भी संख्या का मौसौ निकाल सकते हैं। सेम उसी तरह 196 और 38,220 का हम लोग मौसौ निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगला है 867 और 225, इसका भी मौसौ निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह है, इसका मौसौ हम लोग निकाल लेंगे। चलिए अब अगला देखते हैं, अलग प्रकार की समस्या को एक लेते हैं। और अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं 2 नंबर का, जिसमें है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a है। क्या है a है, मान लें क्या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है a है, तथा b बराबर 6 मान लें। ठीक है, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है a इक्वल टू a बराबर 6q प्लस r। ठीक है, 6q प्लस r, जहां r क्या होगा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, यह हम लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यह भी जानते हैं कि b से हमेशा क्या होगा छोटा, तो b बराबर यहाँ क्या है 6 है, तो यानी r जो है
क्या होगा, 6 से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। तो 6 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं r का जो वैल्यू होगा, मान जो होगा r का, क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, r b से छोटा होता है और b हम लोग का क्या है, 6 है, इसीलिए r का वैल्यू जो है 0 से 5 तक ही होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जब r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, 6q प्लस, ठीक है, सॉरी, r बराबर हम लोग पहले r बराबर जब हम लोग 0 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q, r का वैल्यू क्या लिए हैं, 0 लिए हैं, है ना। तो r का वैल्यू क्या लिए हैं, 0 लिए हैं, तो r के जगह में हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी a बराबर 6q हो जाएगा। ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। जब r बराबर क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जब r बराबर क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 2 हो जाएगा, r के जगह बैठ जाएगा। ठीक है, जब r बराबर क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 3। ठीक है, जब r बराबर क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q, और r का मान क्या लिए हैं, 4 लिए हैं, तो r की जगह क्या हो जाएगा, 4। और जब r बराबर क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, तो a बराबर 6q, और r का मान 5 लिए हैं, तो r की जगह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग हर एक बार बारी बारी से r का मान भर दिए। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं हम लोग क्या, 6q क्या हो रहा है, 6q 2 से विभाजित है, भाग लग रहा है, यानी यहाँ देख रहे हैं हम लोग 6q में जब 2 से भाग दे रहे हैं तो यह क्या हो रहा है, 3q बार में कट जाता है, पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या, चूंकि 6q एक सम पूर्णांक संख्या है, 6q क्या है, एक सम पूर्णांक संख्या है। ठीक है, 6q क्या है, एक सम पूर्णांक संख्या। हम लोग देख रहे हैं ना, 6q में क्या हो रहा है, 2 से भाग लग जा रहा है, पूरा पूरा कट रहा है भाग। ठीक है, तो क्या इसीलिए लिखेंगे हम लोग क्या, चूंकि 6q क्या है, एक सम पूर्णांक है, इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि 6q क्या है, एक सम पूर्णांक है, जो कि क्या है, 2 से विभाजित है, भाग लग रहा है, तो इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा, क्योंकि 3 भी विषम संख्या है और 5 भी विषम संख्या है और 1 भी क्या है, विषम संख्या है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी सम संख्या में, ठीक है, किसी भी सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ा जाता है तो वह विषम संख्या ही होता है। अतः हम लोग कह सकते हैं क्या, कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा, क्योंकि 6q क्या है, एक सम पूर्णांक है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी सवाल मिलता जुलता है आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।